तौबा के पहले आपका मैंने इतना पढ़ लीजिए कि हाय तौबा में भी रुके ना, क्योंकि जो लोग सोए हैं सोए ही रह जाएंगे। आयोग जगाने बैठिए भाई, अंदर बैठिए, उधर ही बैठिए, थोड़ा सिर नीचे करके बैठा करिए भाई। पीछे वालों को पीछे वाले दिखाई नहीं देते, मोबाइल चला रहे हैं कि क्या। इसीलिए एक दो लोग और आते थे तो एकदम पिछली सीट पर बैठा जाता था, एपीओ में बीच में बैठ जाते थे, तो आगे वाले दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि हर जगह बैठे उधर आप भी। देखिए आपका टीपीए में धारा 2 तक पढ़ाया गया था, धारा 3 से भाई लिखना भी शुरू करना है। धारा 2 तक आपका पूरी तरह लिखवा गया था, और जिनका छूटा है उनका 2-3 पेज हम फ्री में दे देंगे नोट्स, मैंने 3-4 पेज लिखवा गया है। भाई जो लोग नए आए हैं और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लिखे हैं शुरुआती दौर में, आपका तो 3-4 पन्ना हम 1-2 दिन में फोटो स्टेट करा के दे देंगे। जब भी कॉपी बनाइए तो उसी में शुरुआती दौर में 3-4 पन्ना उसको उतार लीजिएगा या नत्थी कर लीजिए। सेक्शन 3 से शुरू करना, फिर आपका देखिए सेक्शन 3 में आपका इंटरप्रिटेशन क्लाज है, अर्थात निर्वचन खंड है। पहला आपको ये जानना है कि यूपीजे का जो क्वेश्चन बन रहा है उसको भी हमें मॉडल लेकर चलना है। यूपीजे में जो क्वेश्चन बना है एक दो बार, वह ये बन गया है कि किस धारा में परिभाषा दी गई है। तो आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य, अब आपका सामान्य नहीं, यानी कि एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि जिन जिन का जो कानून प्री में है और जिन जिन धाराओं में इंटरप्रिटेशन क्लॉज या साधारण स्पष्टीकरण या परिभाषाएं दी गई हैं, कम से कम अब उन धाराओं को, सभी धाराओं को तैयार कर लेना है। जैसे कि अगर ये पूछे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ निर्वचन या परिभाषा है, तो धारा 3 धारावार पूछा है। संविदा अधिनियम में जाकर देखिएगा पूछा गया है तो धारा 2, सीआरपीसी में भी धारा 2, सीपीसी में भी धारा 2, आईपीसी में 6 से 52A तक। इसके बाद एविडेंस में पूछे तो धारा 3 मारना है, यानी कि इतना कम से कम क्या करना है, धारा है कि धारा में परिभाषाएं हैं। एक क्वेश्चन ये मॉडल आपका जे में बन रहा है, तो इसको हम लिखवा देंगे अभी। जो टीपीए के सेक्शन 3 में आपका 7 शब्दों को निर्वचित किया गया है, यानी कि 7 शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो पहले ये जानिए कि टीपीए में जो ये 7 शब्द परिभाषित या निर्वचित या इंटरप्रेट किए गए हैं, तो फिर पहला नियम कल बताया गया था, फिर हम बता रहे हैं। सामान्यतः एक कानून की, जिस कानून की परिभाषा जो होती है केवल और केवल उसी कानून के लिए वह परिभाषा लागू होती है। यानी कि अगर टीपीए में परिभाषा है तो टीपीए के लिए है, सीपीसी की परिभाषा है तो सीपीसी के लिए, सीआरपीसी में परिभाषा है तो सीआरपीसी, आपका कॉन्ट्रैक्ट में परिभाषा है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन या लेकिन लगाकर, जब तक कि किसी कानून में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख न हो कि इस कानून में दी गई परिभाषाएं भी इसमें लागू होंगी, तब तक वे परिभाषाएं आप दूसरे कानून में लागू न करिएगा। भले मैं कोरिलेट करके बताऊं इस कानून में भी, इस कानून में, लेकिन सबका हिसाब क्या है, अलग अलग। अब यहाँ समस्या टीपीए में आ जाइए कि जो टीपीए के सेक्शन 3 में 7 शब्दों को इंटरप्रेट किया गया है, तो क्या टीपीए किसका भाग है, मैं बताया था किसका भाग है, संविदा नियम का। किसका पूरक मैं बताया था, धारा 4 में फिर मैं बताऊंगा कि वो स्पेशली बताया जाएगा, लेकिन भाग किसका हमने बताया था, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। और पूरक किसका है, तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908। तो चूंकि टीपीए कॉन्ट्रैक्ट का ही भाग है, अतः जो परिभाषाएं संविदा अधिनियम की धारा 2 में दी गई हैं
अगर वह शब्द टीपीए में आता है और टीपीए की धारा 3 में परिभाषित नहीं है तो संविदा अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा टीपीए में अप्लाई करेगी। क्यों अप्लाई करेगी? क्योंकि टीपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है, यानी कि इसका ये याद रखिए। अब एक एक परिभाषाओं को लेकर चला जाए तो हम छोटी छोटी पहले परिभाषा उठाते हैं। पहली जो परिभाषा है इंस्ट्रूमेंट की उठाते हैं, यानी कि लिखत। देखिए पहली परिभाषा हम उठा रहे हैं लिखत की परिभाषा। ये जो क्वेश्चन है, जो लोग एमपी के स्पेशल फार्म डाल रहे हैं उधर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि देखिए आपका 4-5 बार बना है और यूपी में भी एक बार बना है, गलत ना हो किसी भी हाल में। लिखत का मतलब क्या हुआ? तो नॉन टेस्टामेंट्री, यानी कि अवसियती लिखत। अवसियती लिखत यही बस याद रखिएगा। लिखत का मतलब क्या हुआ? तो बस एक लाइन जवाब रहिए रखिएगा, अवसियती लिखत। अवसियती लिखत मतलब निर्वसियती लिखत। निर्वसियती लिखत का मतलब ये हुआ कि जो चीजें दस्तावेज पर लिखी गई हैं लेकिन वह वसीयत नहीं है। अर्थात इसका मतलब कि विक्रय आपका जब मैंने अचल संपत्ति का किया गया, दान किया गया, पट्टा किया गया, बंधक किया गया, अनुयोज्य दावा किया गया और यह कागज पर लिख लिया गया तो इसको हम लिखत कहेंगे। लेकिन अगर वसीयत की गई है तो वसीयत भी कागज पर लिखी गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और वसीयत में भी सब कुछ है। लेकिन टीपीए के तहत वसीयत को लिखत नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वसीयत लिखत नहीं है, यानी कि जो हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम जो प्रावधान करता है वह ये कहता है कि अगर लिखत की परिभाषा आए, इसका मतलब ये हुआ कि जो विल होता है, वसीयत होती है, जो इच्छा पत्र होता है, उसे लिखत में इस कानून के तहत शामिल नहीं माना जाएगा। अन्य कानूनों के तहत भले शामिल माना जाए। यानी कि एक लाइन ये आया कि लिखत में क्या शामिल है पूछे तो आपका देखिए क्वेश्चन का मॉडल अब आइए। लिखत का मतलब क्या? ये जो सामान्य क्वेश्चन बना है जो यूपी और एमपी में बना है, तो आप एक शब्द याद रखिएगा, अवसियती लिखत, या अवसियती को दे देगा निर्वसियती, यानी कि ऐसा दस्तावेज जो वसीयत से क्या हो भिन्न। अब आपके दिमाग में तुरंत याद करना चाहिए और क्लिक होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि आखिर वसीयत को टीपीए के तहत इंस्ट्रूमेंट या लिखत क्यों नहीं माना गया? तो इसलिए नहीं माना गया कि वसीयत का पहले नियम जानिए और सेक्शन हम 5 को उठाकर कॉन्सेप्ट बनाते हैं। टीपीए की धारा 5 ये बताती हैं कि जो भी टीपीए के तहत ट्रांसफर होगा वह इंटरवाइवस होगा। इंटरवाइवस मतलब लिविंग पर्सन के बीच होगा, यानी कि दोनों पक्षकार क्या होने चाहिए? जीवित। और वसीयत क्या है? जब तक कि वसीयत करता मर न जाए तब तक वसीयत मान्य नहीं होती। अतः ऐसी दशा में वसीयत को टीपीए के क्षेत्र से कहाँ रखा गया है? बाहर। क्योंकि भाई आपका इसके तहत अंतरण क्या होगा? इंटरवाइवस। ये कारण रहा। तो अब समस्या ये है कि दो क्वेश्चन बनाया जाए कि लिखत में क्या शामिल है, ये नया मॉडल बन सकता है। दे देगा विक्रय विलेख, पट्टा विलेख, दान विलेख, उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या मार कराएंगे? ये तीनों लिखत माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? फिर आपका पूछ लेगा कि लिखत में क्या शामिल नहीं है, तो नहीं वाला ही खतरनाक है। दे देगा विक्रय विलेख, पट्टा विलेख, बंधक विलेख और वसीयत। हाँ, याद करके क्या लिखत में शामिल नहीं है। अब हमें चलना है वसीयत पर। चूंकि वसीयत को बाहर कर दिया गया, क्यों किया गया?
तो इसका कारण कोई पूछे तो कौन सी धारा मारेंगे? 5। तो वसीयत के बारे में थोड़ा नियम कायदे जानिए भाई। जब भी आप वसीयत को पढ़िएगा तो कौन कौन सा कानून पढ़ना है और दिमाग में अस्थिर रखकर पढ़िएगा। एक तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 31 पढ़ना है। फिर एविडेंस की धारा और 41 पढ़िएगा, फिर 68 पढ़िएगा, और फिर कौन सी धारा पढ़िएगा? 100 पढ़िएगा, और 91 का देखिए तो स्पष्टीकरण, 91 का स्पष्टीकरण 2 है क्या? देखिए इसको हमें याद नहीं आ रहा है। 91 धारा पढ़िएगा, ये साक्ष्य नियम की धारा। फिर आपका जो पढ़ना है आपका टीपीए की धारा 3 में जो लिखत परिभाषित है, और फिर आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो इतनी बातें वसीयत में पढ़नी पड़ेंगी एक जानकारी रखने के लिए कि वसीयत क्या है। तो एक एक शब्दों को उठाया जाए। देखिए वसीयत या जो विल होता है, या जो इच्छा पत्र होता है, या जो टेस्टामेंट्री होता है, वह होता क्या है पहले ये समझिए। वसीयत किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है जिसके तहत वह ये विल या इच्छा प्रकट करता है कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का आपका बयान कैसे किया जाए। यानी कि लिख पढ़ कर चला जाता है और ये लिख कर जाता है कि जब मैं क्या होऊंगा, मर जाऊंगा, तो जो ये मेरी प्रॉपर्टी है इसका निस्तारण इस प्रकार से किया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? वसीयत। अब दूसरा पॉइंट, तो वसीयत बताइए कब लागू होगी? जब व्यक्ति मर जाए कि जिंदा रहे? तो आपका टीपीए की धारा 6 में जब पहला खंड चलेगा तो वहां फिर हम बताएंगे, लेकिन यहाँ आगे बढ़ा जाए। यानी कि जिंदा रहते वसीयत का कोई मतलब नहीं है। वसीयत रोज लिखिए। चूंकि हमने शब्द बताया कि कौन सी इच्छा है, पहले की अंतिम, तो कौन सी वसीयत मान्य होगी? पहली की अंतिम? हाँ याद रखिएगा, पहली नहीं, क्योंकि अंतिम इच्छा है, बीच वाली पहली इच्छा नहीं। तो अंतिम इच्छा, इसीलिए हमने शब्द जोड़ा। अब आगे बढ़ा जाए। अब मान लीजिए एक उदाहरण से चला जाए तब सही रहेगा। ए ने वसीयत लिखा। अब दूसरा ये, ए ने वसीयत लिखा, सब कुछ अपनी संपत्ति का विवरण दे दिया, लेकिन मरने के बाद किसको ये संपत्ति मिलेगी, इस पॉइंट को या उस जगह को खाली छोड़ दिया। यानी कि हम उदाहरण एक बना रहे हैं कि ए ने वसीयत लिखी, अपना नाम, गांव, कितनी हमारे पास संपत्ति है, सब कुछ लिख दिया, लेकिन हमारे मरने के बाद ये संपत्ति किसको मिलेगी, ये बात क्या किया? ब्लैंक छोड़, मैंने उसमें आपका खाली स्थान छोड़ दिया। तो आप लोग बताइए क्या ये वसीयत मान्य होगी कि मान्य नहीं होगी? तो ये कौन सी त्रुटि एविडेंस में कही जाएगी? पेटेंट की लेटेंट, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष त्रुटि को, प्रत्यक्ष मैंने जो प्राइमा फेसाई ही दिख जाए। भाई प्राइमा फेसाई का मतलब कि जब आप वसीयत लिख रहे थे तो आपको उसी समय नाना नानी, बच्चों या मित्रों या साली साला का नाम क्या करना चाहिए था? लिख देना चाहिए था। उस समय तो आप छोड़ दिए, और जब मर जाएंगे तो सभी आ जाएंगे कि पिताजी हमें मानते थे, हमें मानते थे। तो पिताजी नाम क्यों नहीं लिख कर गए? कह देते कि हमारी पुत्री पाएगी, तो पूरा मकान उसका हो जाता जमीन। जब नाम छोड़ गए हैं तो एविडेंस की धारा 93 कहती है कि इस गलती को नहीं सुधारा जा सकता और ये वसीयत ही क्या हो जाएगी? बेकार। पहला पॉइंट हम बताए। दूसरे पॉइंट पर आइए। मान लीजिए कि नाम वाम पता होता सब लिख दिया, तब तो भाई वसीयत सही है। तो वसीयत, अब ए को मारिए तभी तो वसीयत को आगे बढ़ाएंगे। ए मर गया। अब ए के मरने के बाद वसीयत को प्रोवेट दिलवाया जाता है। प्रोवेट का मतलब होता है प्रशासन पत्र दिलवाया जाता है।
प्रशासन पत्र का मतलब ये हुआ कि न्यायालय में वसीयत को पेश किया जाए, न्यायालय वसीयत को सही माने और सही मानकर जो जो वसीयत में जिनका नाम और जितना हिस्सा लिखा गया है, न्यायालय एक प्रमाण पत्र दे दे कि इस वसीयत के अनुसार एक की संपत्ति का बंटवारा किया जाए और जिनको जितना ने देने की अंतिम इच्छा व्यक्त की है उतना क्या किया जाए, उन लोगों को दिया जाए। तो इसी को हम कहते हैं वसीयत को क्या दिलवाना, प्रोवेट। तो प्रोवेट का जो कार्य है, अब आगे बढ़ा जाए, ये डीजे के ये अधिकारता जो है, वसीयत को प्रोवेट देने का जो अधिकार है या राइट है, ये सभी न्यायालयों को नहीं है, ये डीजे को है, यानी कि जिला न्यायाधीश को है। यानी कि निचले न्यायालय, जिला न्यायाधीश से जो नीचे के न्यायालय हैं, वह वसीयत को मान्यता देने, प्रशासन पत्र देने, या हम कहेंगे लीगल भाषा में प्रोवेट देने में सक्षम नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आया कि वसीयत को प्रोवेट कौन दे सकता है, तो जिला जज। तो जिला जज के यहाँ क्या किया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा, आवेदन देकर इसके साथ वसीयत की कॉपी क्या करिए, नथी करिए और क्या मांगिए, प्रोवेट। तो अब जिला जज प्रोवेट देंगे तो तुरंत एविड, हाँ पहले 68 पे चला जाए, तब 41 प्रोवेट तो वही है ना, तो 68 पहले चला जाए। अब आइए, वसीयत को साबित करना है कि ये वसीयत लिखी गई थी और सही है और इन्होंने ही लिखा। तो एक वसीयत पहले लिखवाया जाए। मान लीजिए ए वसीयत लिखा, तो ए वसीयत लिखा, ये दस्तावेज तैयार हो गया, ये भाई कागज पर ही तो लिखेगा, लिख दिया। अब एक को वसीयत लिखते समय देखते हुए दो अटेस्टेड विटनेस रहेंगे, दो अनुप्रमाणक साक्षी रहेंगे, यानी कि दो गवाह रहेंगे। तो गवाह बना लिया जाए, एक बी हम बना रहे हैं और दूसरा कौन सी। अब 68 ये बताती है धारा, एविडेंस की धारा, साक्ष्य अधिनियम की, कि भाई अगर दोनों गवाह न आ पाए और बी और सी में से कम आपका ऑनलाइन भी कट गया क्या, देखिए वीडियो आ रहे हैं कि नहीं हो फिर से। हम्म, वीडियो बचा है कि समाप्त हो गया, आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ शो नहीं कर रहा है ना सिस्टम पे। देखिए एक दो क्वेश्चन निश्चित यहाँ से बनेंगे, थोड़ा डिटेल में हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान में उत्तराखंड टीपीए में जो जे में क्वेश्चन बनाया, आपका 15 क्वेश्चन में लोग 7-8 ही कर पाए, मैंने इतना कठिन बना दिया। भाई उसका उपाय ही है कि जब मान लीजिए आसान आ गया तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कठिन आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब तो भाई बाहर हो जाएंगे। तो उसका उपाय है कि कठिन क्वेश्चन आ जाए तो उसका उपाय है कि आप कंसेप्ट क्लियर रखिए और टेक्निकल क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से आपका जाकर देखिए एविडेंस में या टीपीए में एक क्वेश्चन बना है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना बताया जा रहा है एक बार जाकर आज ही देखिएगा, एक या दो क्वेश्चन कहीं गया नहीं। तो फिर एक बार देखिए भाई 68। अब मान लीजिए यही पूछा गया था बिहार में भी, झारखंड में भी, कि दो गवाह है। अब गवाह कानूनी भाषा में न कहिएगा, अटेस्टेड विटनेस या अनुप्रमाणक साक्ष्य। गवाह आसान भाषा में कहिएगा, कानूनी भाषा में क्या, टीपीए की धारा 3 में पढ़ना भी है, ये नहीं कि नहीं, अब कल पढ़ाया ही जाएगा अनुप्रमाणक साक्ष्य, एक दो तीन परिभाषाएं निकले आज। तो अब बताइए बी और सी में से कितना न्यायालय में आकर गवाही दे दें कि हमारे सामने ही ए ने वसीयत लिखकर साइन किया था, तो वसीयत को प्रूफ किया जा सकता है, साबित कोर्ट में किया जा सकता है। तो दोनों बुलाए जाए कि एक, अगर कम से कम कितना आ जाए, एक। तो एक बिहारी सब पे भारी, बस याद रखिए
और भाई एक बिहारी सब पे भारी, तो ये कहाँ बताया गया है कि कम से कम एक आ जाए। अब धारा 100 निकाला जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 ये बताती है कि जो ये साक्ष्य अधिनियम में 91 से लेकर 100 तक के प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि 93 से मुख्य रूप से 99 तक जो प्रावधान दिए गए हैं कि वसीयत माने दस्तावेजों की व्याख्या कैसे की जाए, तो ये प्रावधान वसीयत की व्याख्या में लागू नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साक्ष्य अधिनियम के जो नियम हैं 93 से लेकर कहाँ तक 99 तक, जहाँ की दस्तावेज की व्याख्या के लिए नियम है, तो क्या वे नियम वसीयत के शब्दों की व्याख्या करने में लागू होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा बता रही है? 100। तो तुरंत आपका भाई जानना है कि आखिर जब वसीयत है तो उसकी व्याख्या किस कानून के तहत की जाएगी। तो अंग्रेज एक कानून बनाकर चले गए हैं और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यानी कि द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और उस कानून के तहत ही इस गवर्न वसीयत होती है और उस कानून के तहत ही वसीयत की हम क्या करते हैं? व्याख्या। याद रखिए उस कानून के तहत। अब प्रोवेट दिलवाइए भाई पहले, क्योंकि 41 से कौन जुड़ी हुई है? 91। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 ये बताती है कि अगर सक्षम न्यायालय ने वसीयत को प्रोवेट दे दिया, अभी हम बताए प्रोवेट मतलब क्या, कि ये मान लिया कि ये जो विल है, इच्छा पत्र है या वसीयत है सही है और इसके अनुसार संपत्ति का बंटवारा किया, एक प्रमाण पत्र दे दिया। किसने दिया है? जिला जज ने। तो अब ये जो प्रमाण पत्र होगा ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निश्चायक सबूत होगा, अकाट्य तर्क होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा। तो फिर जे का क्वेश्चन निकाल लिया जाए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अकाट्य तर्क, निर्विवाद प्रमाण या आपका कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत सब एक ही है। चार शब्द मैं बता रहा हूँ। यानी कि अकाट्य तर्क माने ऐसा तर्क जिसे काटा न जा सके। तो किन किन धाराओं में समाहित हैं? तीन। याद करके जाएगा, रिपीट कर सकता है, पिछली बार पूछा भी गया था। 41, 112 और 113। भाई एविडेंस एविडेंस में गलतियां क्षम्य नहीं है। सीपीसी में आपकी जे में गलती होगी, जूरिस्प्रूडेंस में दो तीन क्वेश्चन हो सकता है बाहर जाए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, एविडेंस है, आईपीसी, सीआरपीसी, इंटरनेशनल लॉ में भी कुछ गलती होगी। इन सबों में गलतियां कंपटीशन से बाहर कर देगी। मान के चलिए सीपीसी का 15 आता है तो आप 10-12 ही कर पाएंगे, वो बस की बात नहीं। जूरिस्प्रूडेंस में भी एक दो क्वेश्चन आपका बाहर ही जाएगा। तो जो कानून में हम सही कर सकते हैं उसको तो सही करें और उसी से आपका हो जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए। जब 41 के तहत प्रोवेट या क्या मिल गया, प्रशासन पत्र या प्रमाण पत्र, तो अब जहां भी आवश्यकता पड़ेगी बताइए, वसीयत की मूल कॉपी लेकर घूमेंगे देंगे कि ये प्रमाण पत्र? तो कौन सी धारा कहती है कि जहां भी आवश्यकता पड़े अब प्रोवेट को दे दीजिए, असली कॉपी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है? तो एक धारा एविडेंस की कौन हो गई? 91। इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम में वसीयत के बारे में कहाँ प्रावधान है? एक लाइन और देखना है आपका कि भारतीय दंड संहिता में वसीयत को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में? 31 में। वसीयत मतलब वसीयत, कुछ नहीं कहा गया। यानी कि वसीयत मतलब क्या? तो आपका इच्छा पत्र वसीयत कहा गया है। इस प्रकार आपका लिखत शब्द बताया गया डिटेल में, और जो जो उसमें पॉइंट थे वे डिटेल में बताए। दूसरा आइए देखा जाए जो शब्द हम पढ़ रहे हैं धारा 3 के, अटैच्ड। अटैच्ड मतलब ये हुआ भूबद्ध।
आइए, अटैच्ड मतलब क्या हुआ? भूबद्ध। अब दूसरा ये शब्द हम चल रहे हैं धारा 3 का, अभी छोटी छोटी परिभाषाएं, तब अचल संपत्ति आ जाए। अब अटैच या भूबद्ध का मतलब क्या हुआ? भूबद्ध का मतलब ये हुआ, तीन बस लाइन याद करना है भाई। भूबद्ध का मतलब क्या हुआ, तो बस तीन लाइन याद करके निकल जाना है। जिन चीजों की नींव जमीन में हो, नींव, या जिन चीजों की रूट या जड़ जमीन में हो, या जिन चीजों की नींव जमीन में है, और उन चीजों से किस रूप में? अस्थाई की अस्थाई रूप में। अस्थाई रूप में जो चीजें क्या हैं? जुड़ी। तो भाई फिर एक बार देखिए, जितनी वस्तुएं हैं, अगर उनकी नींव आपका जमीन में है, तो हम कहेंगे कि ये चीजें क्या हैं? अटैच्ड हैं, भूबद्ध है। जैसे ये मकान है, बताइए मकान की नींव कहाँ है, जमीन में कि आसमान में? तो क्या ये आपका कह सकते हैं भूबद्ध माना जाएगा कि नहीं? खंबा है बिजली के, माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? एक एक उदाहरण पर्याप्त है। अब जिनकी जड़ जमीन में हो, रूट, तो जितने पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें कहाँ हैं? जमीन में, वह भी क्या माने जाएंगे? भूबद्ध। एक लाइन। और तीसरा पॉइंट याद रखना, एक लाइन, कि जिनकी नींव जमीन में है, और उन वस्तुओं से कैसे जुड़ी हुई वस्तुएं? अस्थाई की अस्थाई। अब यही आपको समझना है, और दो तीन उदाहरण यहाँ समझिए। जैसे ये कमरा है, रूम है, ये इसकी नींव कहाँ है? जमीन में, तो भूबद्ध हुआ। और इस भूबद्ध वस्तु से कैसे जुड़ी हुई? परपिचुअल की आपका टेम्पररी, परपिचुअल। तो अस्थाई रूप से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हैं? पंखा हो गया, खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, फैन हुआ आपका। ये कैसे जुड़ी हैं? अस्थाई रूप से। तो ये जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, ये भी क्या मानी जाएंगी? भूबद्ध। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, अगर कोई वस्तु अस्थाई रूप से जुड़ी है, तो उसका एक लास्ट में उदाहरण बता दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई समारोह होता है, तो आपका मकान पर झालर इत्यादि बिजली का जोड़ा जाता है, तो क्या हमेशा के लिए कि दो तीन दिन के लिए? तो वह क्या भूबद्ध माना जाएगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इरादा अस्थाई जुड़ाव का इरादा है कि दो तीन दिन बाद हम क्या करेंगे? ये उखाड़ ले जाएंगे। तो इस प्रकार भूबद्ध की परिभाषा भी क्या हो गई? समाप्त। अगली परिभाषा देखिए भाई। अगली परिभाषा हम चल रहे हैं इमूएबल प्रॉपर्टी, इसी में समय लगता है। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति। और यहीं से जो लोग एमपी दे रहे हैं, ये परिभाषा थोड़ा लंबा चलेगी, और यहीं से एमपी और यूपी जे में क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए, और तब इसको पढ़ाया जाए। देखिए आपका 2500 क्वेश्चन इस पर आपका साल पेपर में मिलेगा। मैं बता दूं, एक नहीं, जाकर देखिएगा कम से कम 25 क्वेश्चन साल पेपर में दिया रहेगा। उसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि अचल, हाँ, संपत्ति आपका दो प्रकार की होती है। एक ऐसी संपत्ति जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती है, वह चलायमान संपत्ति होती है। और उसका जो नाम हम देते हैं आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, या जंगम संपत्ति, या चल संपत्ति। एक ऐसी संपत्ति होती है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जा सकती, यानी कि चलायमान आसानी से नहीं होती, तो उस संपत्ति को क्या नाम दिया गया है? अचल संपत्ति, या अस्थावर संपत्ति, या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन कि टीपीए की धारा 3 में आपका संपत्ति को परिभाषित किया गया है कि चल संपत्ति को, कि अचल संपत्ति को? तो न तो संपत्ति को परिभाषित किया गया है, न ही चल संपत्ति को, बल्कि परिभाषा किसकी दी गई है? अचल।
गलत ना हो, किसकी? अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। और जब ये परिभाषा पढ़ेंगे तो थोड़ा कोरिलेट कर लिया जाए। ये जब परिभाषा पढ़ेंगे तो आईपीसी की भी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, आपका धारा 22 की, और सीपीसी की परिभाषा 213 की पढ़नी पड़ेगी। फिर जनरल क्लॉज एक्ट, साधारण खंड अधिनियम की धारा 326 हम पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका माने चला जाए टीपीए की परिभाषा, और उसके बाद आपका ये सब बताया जाएगा। पहले टीपीए की परिभाषा देखिए भाई। देखिए, चूंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो ज्यादातर हम आगे ट्रांसफर बताएंगे वह अचल संपत्ति से ही संबंधित होंगे, अतः इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा दे दी गई है, लेकिन चल संपत्ति की परिभाषा नहीं दी गई। तो आखिर परिभाषा देते हुए क्या कहा गया है? वह परिभाषा को तोड़ा जाए तो 3 हिस्सों में तोड़ लेना है शुरुआती दौर में। देखिए क्या कहा गया। अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट अभी हम बताएंगे, खड़ा कास्ट, उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि उगती फसलें, और तीसरा ग्रास यानी कि घासें आती हैं कि नहीं आती, नहीं आती। तो आप लोग दिमाग लगा कर बताइए, ये जो परिभाषा है ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? यानी कि क्या अचल संपत्ति को परिभाषित तो किया गया, लेकिन अचल संपत्ति को परिभाषित पॉजिटिव या सकारात्मक रूप में अगर किया जाता तो ये बताया जाता कि कौन कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति है। लेकिन अचल संपत्ति की परिभाषा पॉजिटिव न देकर निगेटिव दे दी गई, और कह दिया गया कि ये जो संपत्तियां होंगी ये अचल नहीं होंगी। तो अभी हमने बताया, आप लोग बताइए, जब अचल नहीं होगी तो इन्हें क्या कहा क्या जाएगा? चल। तो बताइए, टीपीए के तहत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घासें चल संपत्ति हैं कि अचल? चल है कि अचल? बताइए फिर, दिमाग उल्टा चलाना है। चल। क्यों चल है? क्योंकि ये तो परिभाषा ही बताती है कि अचल का मतलब ये हुआ कि जो खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घासें ये अचल नहीं है। तो अभी हमने संपत्ति के 2 प्रकार बताए, और जब अचल नहीं है तो ये क्या होगा? चल। तो पहले प्री का भी यहाँ भाई चलते रह जाए। इसके बाद से आपका माने यह परिभाषा नकारात्मक है, यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस परिभाषा को पूर्ण करने के लिए अन्य कानूनों का भी कुछ सहयोग हम लेंगे, बताएंगे भी कानून। लेकिन इस परिभाषा को पहले चला जाए। अब मॉडल देखिए क्या बना है कि अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। तो आपका खड़ा कास्ट, उगती फसलें, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे सुधार इस मॉडल में? दोनों। जो ज्यादातर मॉडल आपको मिलेगा कि अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। पहला पॉइंट खड़ा कास्ट, दूसरा उगती फसलें, तीसरा घास से, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये हम नहीं बता रहे हैं, बेयर एक्ट बता रहा है। जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है, खड़ा कास्ट को लिया जाए। अब खड़ा कास्ट किसे कहा जाएगा? तो आपका वृक्षों को, जो ये वृक्ष होते हैं, इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। ध्यान से देखिए भाई, इसको कितने वर्ग में? 2। एक ऐसे वृक्ष जो फलदार हो, यानी कि आपका जिनसे फल मिलता हो, और एक ऐसे वृक्ष जिनका प्रयोग केवल आपका कॉमर्शियल हो, यानी कि व्यवसायिक हो। तो ध्यान से अब समझ लीजिए। तो जो अब वृक्षों को 2 वर्गों में हमने बांटा।
एक ऐसे वृक्ष जिनसे क्या पाया जाएगा, फल, और एक ऐसे वृक्ष जिनसे फल नहीं पाया जाता, वो फर्नीचर का काम करेंगे, तख्ता बनाने का काम करेंगे, लकड़ी का काम करेंगे, जलाने का काम करेंगे, माने आग लगाने का, इत्यादि। तो ऐसे वृक्षों को हम क्या कहते हैं, आपका व्यवसायिक। तो जो जिन वृक्षों का प्रयोग फल के लिए हो, वह खड़े काष्ठ नहीं माने जाते और ये अचल संपत्ति माने जाते हैं। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई नए लोग। जो वृक्ष फलदार हैं उनको स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ा काष्ठ नहीं माना जाता। तो जब ये वृक्ष खड़े काष्ठ से बाहर हो गए क्योंकि फलदार हैं, तो इन्हें अचल संपत्ति माना जाएगा, चल नहीं माना जाएगा। तो आपका, और जो जिन वृक्षों का उपयोग केवल व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए आपका किया जाता है, उन्हीं को स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ा काष्ठ माना जाता है और वह चल संपत्ति माने जाएंगे, क्योंकि बेयर एक्ट बता रहा है कि खड़ा काष्ठ चल संपत्ति में शामिल नहीं है, नहीं, अचल में शामिल नहीं है। तो ये माना क्या जाएगा, खड़ा काष्ठ चल। अब यहाँ जो एमपी का मॉडल है वह भाई अच्छे से याद रखना है। अब यही पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, लिस्ट हम आगे बताएंगे। अब कुछ वृक्षों का नाम देगा या कुछ पौधों का नाम दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि कौन अचल संपत्ति है और कौन चल। अब इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो केस लॉ के आधार पर जो न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, और केस के आधार पर जिसको चल माना है, जिसको अचल माना है, उसकी लिस्ट अगर एमपी देना है तो यूपी में तो लिस्ट नहीं बनाता, एमपी में एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसी लिस्ट को रट्टा मार कर जाना है। तो कुछ फलदार वृक्ष बता दिया जाए। बताइए, आम का वृक्ष क्या है, फलदार है कि केवल व्यावसायिक? केला, अमरूद, आपका पपीता, जामुन, कटहल, खजूर, नींबू इत्यादि, ये सब कैसे हैं? तो बताइए, अब आप लोग ही बताइए, चल माना जाएगा कि अचल? अचल, चल नहीं, क्या? अचल। दूसरे पॉइंट पर आइए। अब जैसे कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो फल नहीं देते, यानी कि फल नहीं देते, जैसे मैं उदाहरण आपका कल परसों बनाए थे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका विवाह ही नहीं होता, और विवाह नहीं होता तो ठान लेते हैं कि हमारा नहीं हुआ तो पूरे गांव का विवाह क्या होंगे, करने देंगे कि नहीं करने देंगे। तो उसी प्रकार कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो फल नहीं देते लेकिन लोग लगाते हैं व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए, जैसे कि आपका भवन निर्माण में काम आएंगे, इमारतों में काम आएंगे, फर्नीचर में काम आएंगे, कुर्सी मेज बनेगी, जलाने के काम आएंगे। तो ऐसे वृक्षों को संपत्ति अंतरण अधिनियम खड़ा काष्ठ मानती है, और जैसे ही खड़ा काष्ठ मान ली तो ये अचल संपत्ति न होकर क्या माना जाएगा, चल। अब आगे आइए भाई, देखा जाए जहां तक आपका, जैसे उदाहरण दो चार बता जाए, जैसे कि आपका पीपल का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़, बांस हो गया, आपका अशोक का पेड़ हो गया, आपका यूकेलिप्टस का पेड़ हो गया, फल नहीं मिलता। तो फल नहीं मिलता तो क्या माना जाएगा, व्यवसायिक, और ये खड़ा कास्ट में शामिल। तत्पश्चात आपका केस आया, और दो केस याद रखना, एक केस कम से कम याद रखना है, और वह है मार्शल बनाम ग्रीन। भाई याद करके जाइएगा, दो केस हम बताएंगे, तीन। मार्शल बनाम ग्रीन के बाद में न्यायालय ने ये कहा कि आपका अगर फलदार वृक्ष है तो वृक्ष लगाने का इरादा भी देखा जाएगा, यानी कि इरादा पहले देखिए। अगर एक आदमी आम का पेड़ लगाता है
और उसका इरादा ये है कि ये पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम काट कर इसका यूज जलाने में या व्यवसाय में करेंगे, उसका इरादा फल प्राप्त करने का नहीं है। तो सतर्क रहना यही बताया गया। मार्शल बनाम ग्रीन के वाद में न्यायालय ने ये कहा कि अगर फलदार वृक्ष है और इरादा लगाने का क्या था कि बड़ा होगा तो हम काट कर क्या प्रयोग करेंगे, व्यवसाय के लिए फल नहीं प्राप्त करेंगे, तो ये खड़ा काष्ठ ही माना जाएगा और चल संपत्ति माना जाएगा, भले ही फल क्या हो, माने भले ही वृक्ष क्या हो, फलदार। यानी कि फलदार वृक्षों में इंटेंशन भी देखा जाएगा कि व्यक्ति का लगाने का इरादा क्या है। जैसे कि जामुन का पेड़ लगाया और इरादा यह है कि जामुन नहीं खाएंगे, बल्कि थोड़ा बड़ा होगा तो काट कर हम क्या करेंगे, इसका तख्ता बना लेंगे और ठंडी में क्या करेंगे, जलाकर आग ले लेंगे। तो ये इरादा जो है मार्शल बनाम ग्रीन में बताया गया, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, तो आपका चल। इरादा याद रखिए, केस याद मैं फिर बता रहा हूँ कौन सा केस है, मार्शल बनाम ग्रीन। भाई रटते रहे, तीन तीन बार बताया जा रहा है शुरुआती दौर में। अब आगे बढ़ा जाए, आपका खड़ा कास्ट के बाद अगला देखिए आपका मने उगती फसलें। उगती फसलें मने ग्रोइंग क्रॉप्स, ललहाती फसलें। तो चना की फसल हो गई, अरहर की हो गई, मक्का की हो गई, धान की हो गई, गेहूं की हो गई। अब क्या क्या बताया जाए, ये जो फसलें हैं बताइए, ये चल संपत्ति मानी जाएंगी टीपीए के तहत कि अचल? चल, क्योंकि धारा 3 में अचल संपत्ति में ये शामिल। तो मक्का और पुदीना, मक्का उक्का की आपका पुदीना नहीं भाई, मक्का ज्वार बाजरा, ये सब क्या है टीपीए के लिए? चल। और तीसरा है घास है, तो घास जानते ही हैं, घास आपका जानवर चरते ही हैं, तो ये घास क्या मानी जाएगी, चल की अचल? चल। यानी कि कुल मिलाकर अब इसी को थोड़ा देखिए, हल्का सा व्यू चेंज करिए, दिमाग उल्टा चलाना है। इसी को अगर हम आपराधिक मामलों में लें, मैंने हल्का सा हम चेंज कर रहे हैं कोरिलेशन में, ये नहीं कि टीपीए में जो हम बता रहे हैं अब लागू कर दे, टीपीए की परिभाषा ये रही। अगर इसी बात को हम आपराधिक मामलों में देखते हैं, तो आपराधिक मामलों में जो नियम है वह अलग है। तो आपराधिक मामलों में आईपीसी की धारा 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, और चल संपत्ति को, और कहा गया है कि सभी प्रकार की विजुअल यानी कि जो मूर्त या दिखाई देने वाली संपत्तियां चल होगी, लेकिन इसमें भूमि शामिल नहीं है। तो चल में कौन शामिल नहीं है? भूमि यानी कि अचल। इसके बाद भूबद्ध, भूबद्ध चीजें शामिल नहीं है, और भूबद्ध चीजों से किस रूप से जुड़ी हुई? अस्थाई रूप से जुड़ी हुई चीजें ये चल न होकर क्या होंगी? अचल। यानी कि आपका भाई क्रिमिनल मामलों में आइए, टीपीए दिमाग से निकाल दीजिएगा थोड़ा, अब आपराधिक मामला हम बता रहे हैं, अब फिर अंतर लास्ट में बताएंगे। इसीलिए मैं पहला ही शब्द बोला कि टीपीए की परिभाषा आईपीसी में न लागू कर दीजिएगा, और आईपीसी की परिभाषा किस में न लागू करिए? टीपीए। देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, पिछली बार जेएपीओ में बना, एक क्वेश्चन निकालना है। यहाँ पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो टेक्निकल आ रहा है इसको तुरंत बता दिया जाए। यानी कि भूमि है, ये अचल संपत्ति है, चल नहीं है आईपीसी के तहत। जो भूबद्ध चीजें हैं, भूबद्ध चीज मतलब जिनकी नींव जमीन में हो, जिनकी जड़ जमीन में हो, भारतीय दंड संहिता उसे भी अचल मानती है। और जिनकी नींव जमीन में हो और उस चीज से जो अस्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें, उसको भी हमारी आईपीसी क्या मानती है? अचल। चल नहीं, क्या मानती है? अब थोड़ा टीपीए की परिभाषा और आईपीसी की परिभाषा कोरिलेट करिए। भाई आप ये कहेंगे कि जो खड़ा काष्ठ है, पेड़ है, और उनकी जड़ें कहाँ हैं?
तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए टीपीए में क्या है तो चल, लेकिन आईपीसी में आ जाए तो क्या है, अचल। अब उगती फसलें उनकी भी तो जड़ें क्या हैं जमीन में, तो टीपीए में आ जाए तो चल संपत्ति, लेकिन आईपीसी में क्या कहा जा रहा है, अचल। और घासों की भी जड़ें कहाँ हैं, तो अगर टीपीए में आ जाए तो चल, लेकिन आईपीसी में आ जाए तो अचल। यही पॉइंट पकड़ना है कि परिभाषा क्या है दोनों के लिए, एक है कि अलग अलग। अब एक उदाहरण देखिए भाई, चल अचल पर इतना हो गया कहानी, तो एक टेक्निकल। एक पेड़ लगा है, अब देखिए आईपीसी में एक पेड़ लगा है और ये एक व्यक्ति है, इस आशय से पेड़ को काट देता है कि पेड़ को हम नुकसान पहुंचा देंगे, तो ए ने कौन सा अपराध किया। तो किसी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो कौन सा अपराध, उत्तराखंड में रिष्टि। रिष्टि मने मिसचीफ, मिसचीफ मने दोष, नष्ट करना, चाहे अचल को करिए या चल। दूसरा उदाहरण देखिए, ये एक व्यक्ति हैं, पेड़ को ले जाने के आशय से, याद इरादा याद रखिए, अब नुकसान पहुंचाना नहीं, क्या करने के, ले जाने के आशय से आधा काटा था, तब तक मालिक आ गए और छोड़कर भाग गया। तो चोरी किया कि चोरी का प्रयास, हाँ, पूरा नहीं काट पाया। तीसरा उदाहरण, एक पेड़ लगा था और ये उस पेड़ को ले जाने के इरादे से पूरी तरह पेड़ को काट देता है, माने जहाँ पेड़ को पूरी तरह काट दिया, पूरी तरह अलग हो गया पृथ्वी से, लेकिन मालिक आ गए, ले नहीं गया, पेड़ भाग गया, तो चोरी का प्रयास होगा कि चोरी। यही क्वेश्चन आपका यूपी में बना था। और पॉइंट पकड़िए, अगर चल संपत्ति को रंच मात्र भी, जरा सा भी पृथक कर दिया गया है तो वह चोरी माना जाएगा, चाहे इतना ही क्यों न अलग कर दिया गया। अर्थात अगर वह पेड़ जमीन से पूरी तरह क्या हो गया, अलग, भले न ले जाया जाए, भले न गिरा हो, फिर भी क्या माना जाएगा। और हल्का सा भी अभी लगा है, पूरा नहीं कटा है, तो क्या, चोरी का प्रयास। और यही लोग आपका अगर 5 लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, लूट। भाई 5 लोग आकर करते हैं धमकी वमकी देकर, तो पेड़ की क्या हो गई, तो लूट चल संपत्ति की भी हो सकती है, अचल की। यानी कि बताने का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बताया गया आपका। और उत्तराखंड में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और आपका यूपीजे और एपीओ में यही पेड़ वाला उदाहरण दिया गया था। तो फिर एक बार मैं टेक्निकल, अगर ये देख कि पेड़ आधा काटा था, तब तो भाई चोरी का प्रयास कराइएगा। नुकसान के लिए पेड़ काटा या मैंने छत बेछत किया तो रिश्ती, और ले जाने के इरादे से पूरा काट दिया तो चोरी हो गई। क्यों, क्योंकि चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए संपत्ति को ले जाना आवश्यक नहीं है, रंच मात्र या जरा सा भी हटा देना क्या है, पर्याप्त। एक और उदाहरण देखिए इसका, ए, एक आदमी के घर में घुसा, एक औरत सो रही थी, उसकी कान से बाली निकाल कर मेज पर रखा था, और दूसरी बाली जब निकाल रहा था कान से, औरत जग गई और वह चोर बाली छोड़कर भाग गया। कान की जो रहता है, तो बताइए चोरी किया कि चोरी का प्रयास, कान से बाली निकाल लिया था कि नहीं, तो लेकर भागना आवश्यक है, नहीं। भाई इस प्रकार आपका, मैंने चूंकि संविधान भी पढ़ाना है, तो 1 घंटा हो ही भी गया लगभग आपका। तो टीपीए अच्छे से पढ़िए, टेक्निकल क्वेश्चन इसमें तमाम कानून भी